नमस्कार साथियों। स्टडी पॉइंट विथ रोहित इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अपना नया कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें पीजीटी की डेट प्रीलिम्स परीक्षा और मेंस परीक्षा, प्री की परीक्षा और मेंस की परीक्षा 19 तारीख को पड़ रही है, अर्थात 19 तारीख। अब देखिए, दोनों ही परीक्षाएं 19 तारीख को है। तो प्री की परीक्षा 19 सितंबर को है, प्री की परीक्षा आपको कब है, 19 सितंबर को है, और मेंस की परीक्षा आपकी 19 दिसंबर को है। तारीख सिर्फ एक है 19, लेकिन मंथ अलग अलग हैं। तो 19 सितंबर को आपकी परीक्षा जीआईसी प्रवक्ता की, सॉरी पीजीटी की नहीं, जीआईसी प्रवक्ता की जो परीक्षा होने वाली थी कैंसिल हो गई थी। अब वो परीक्षा आपकी 19 सितंबर को होगी, और इसमें जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे वो 19 दिसंबर को मेंस लिखेंगे। हमारी और रोहित सर की ऐसे ही बात हो रही थी कि हमारे इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन चैनल पे जो बच्चे हैं जो जीआईसी प्रवक्ता का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्होंने हमसे इकोनॉमिक्स पढ़ा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ जीएस का भी जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं या महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो कर लें। तो हमने कहा कि ठीक है सर, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों के सामने डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और कई बार व्याख्या पढ़ने से भी कई बार प्रश्न सही होते हैं। तो आज हम लोग आपके सामने जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2008 का हल प्रश्न पत्र करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आज हम लोग 10 प्रश्न देखेंगे, 10 प्रश्न देखेंगे, और लगभग एक छोटे छोटे वीडियो होंगे, लगभग 10-10 15-15 मिनट के, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का वीडियो हो सकता है, और आपको पूरा व्याख्या के साथ डिस्कस किया जाएगा, ताकि उससे संबंधित कोई प्रश्न और आते हैं तो आप सही कर लें। चलिए पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने स्क्रीन में पहला प्रश्न दिख रहा है। तो पहला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में अधिनियम दिया हुआ है और सूची 2 में प्रमुख विशेषताएं। अधिनियम में भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय संविधान अधिनियम स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो प्रमुख विशेषता में देखिए दिया हुआ है, केंद्रीय स्वायत्तता, उपनिवेशों की स्थापना, प्रांतों में द्विशासन, केंद्र में द्विशासन, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ। अब इस सूची का मिलान करना है और आपको सही आंसर बताना है। तो आप लोग सूची का मिलान कर लीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, और इसकी चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम जो 1909 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है, इसमें ही सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया, और इसे ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से किस अधिनियम को जानते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल में क्या किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया गया, ठीक है। दूसरा क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्विशासन व्यवस्था शुरू की गई, प्रांतों में द्विशासन व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा शुरू की गई, और इसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इसके द्वारा उत्तरदायी शासन, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई। उसके साथ ही 1919 के द्वारा अन्य कुछ लोगों को, अन्य कुछ समुदायों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के तहत शामिल कर दिया गया। उसमें से एंग्लो इंडियंस थे, एंग्लो इंडियंस थे, एंग्लो इंडियंस थे, ठीक है। तो अगर ये
प्रश्न आए कि एंग्लो इंडियंस को किस अधिनियम के तहत शामिल किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत परिषद अधिनियम 19, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। अब देखिए सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, तो ये केंद्र में द्विशासन व्यवस्था शुरू की गई और भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के द्वारा उपनिवेशों की स्थापना की गई। उपनिवेशों की स्थापना नहीं की गई बल्कि दो स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ, इसके द्वारा दो स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। तो ये ऑप्शन गलत है, इसलिए देखिए यहाँ व्याख्या में भी ये जो दिया है स्टार बना हुआ है कि क्योंकि इसमें ऑप्शन ही गलत दिया गया है। देखिए यहाँ दो स्वतंत्र राष्ट्र है और वहाँ दो उपनिवेश है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि आयोग में प्रश्न गलत भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, लेकिन कोशिश ये करिए कि आप भारतीय ये जो अधिनियम है 1909, 1919 और 1935 का संक्षिप्त अध्ययन कर लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, वो कथन और कारण वाला है। तो कथन है, पंडित नेहरू का उद्देश्यों का जो प्रस्ताव है संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। कारण है, उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के आमुख में प्रतिबिंबित होते हैं। तो ये देखिए दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं और उसके व्याख्या भी कर रहा है। अब ऐसा क्यों है, इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, साथ ही कारण कथन के सही स्पष्टीकरण भी है। तो संविधान में निर्माण का जो संविधान निर्माण का प्रारंभ हुआ वो 13 दिसंबर से हुआ। जैसा कि आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। उस बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, एसपी सिन्हा, सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा थे, एसपी सिन्हा जी थे, और वो अस्थायी अध्यक्ष थे। कई बार प्रश्न आया है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद प्रसाद एसपी सिन्हा थे। और उसके बाद जब 2 दिन बाद 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 13 दिसंबर को 9, 11 और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, वही बाद में 7 दिन तक उस पर चर्चा हुई और 19 दिसंबर 1946 को उस गंभीर वाद विवाद के बाद 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। तो इसमें हमने 2-3 चीज़ों को व्याख्या के दौरान आपको बताया है, उसको आप ध्यान में रखिएगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, प्रथम बैठक कब हुई। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो देखिए साइमन कमीशन का काले झंडों तथा तूफानी प्रदर्शन से स्वागत किया गया। संविधान के प्रारूप पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में सर्वदलीय बैठक में स्वीकार की गई। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ। 1930 में डांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। अब देखिए जब आप क्वेश्चन इस तरह से देखिए पढ़िए तो ये ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन में सही है पूछ रहा है या सही नहीं है, सही है पूछ रहा है या सही नहीं है पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में सही नहीं है पूछ रहा है, मतलब ये कि ये आपके तीन ऑप्शन सही हैं, सिर्फ एक ऑप्शन गलत है। तो अब आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। तो अब चूंकि यहाँ देखिए ऑप्शन सी में पूर्ण स्वराज की बात की जा रही है, ऑप्शन सी में पूर्ण स्वराज की बात की जा रही है और लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन लिखा हुआ है। तो अगर आपने थोड़ा भी इतिहास पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में आएगा कि पूर्ण स्वराज की जो डेट है 1929 है और जो लखनऊ अधिवेशन है वो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था। तो वो मैटर अलग था। तो यहाँ पे इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के लिए जो पारित हुआ था, प्रस्ताव जो पारित हुआ था उसका कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था आपका 29 में लाहौर अधिवेशन में। और दोस्तों लाहौर अधिवेशन में 1929 में ही ये निश्चित किया गया
कि 26 जनवरी 1930 को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा? 26 जनवरी 1930 को। यह किस अधिवेशन में निश्चित किया गया? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में, और यहाँ पे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अध्यक्ष JL नेहरू जी थे। JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक दलीय शासन प्रावधान करता है। ये आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रश्न है। तो एक दलीय शासन प्रावधान करता है ऐसा शासन तंत्र जहां पे एक दल की सरकार होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं उसको आपको बताना है। तो सरकार में और अधिक स्थायित्व के लिए, दल में और अधिक अनुशासन के लिए, सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए, दल में और अधिक अनुशासनहीनता के लिए। अब देखिए इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, ये कूट है आपके सामने, 1 2 2 4, 1 2 3, 1 3 और 4। अब ये देखिए जहाँ भी एक दलीय शासन है, जैसे आप चीन में देखिए, उत्तर कोरिया में देखिए, वहाँ एक दलीय शासन व्यवस्था है। उससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ये 4 नंबर गलत है। दल में और अधिक अनुशासनहीनता के लिए ये गलत है। तो इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। एक दलीय प्रणाली, चूंकि एक ही राजनीतिक दल को महत्व प्राप्त होता है, इसलिए उसी दल की सरकार बनती है, जैसे हमने अभी कहा चीन और उत्तर कोरिया में, जो कि अस्थायी होती है। और एक दल द्वारा बनी सरकार शक्तिशाली तथा प्रभावशाली भी होती है। दलीय व्यवस्था में अधिक अनुशासन होता है। दलीय व्यवस्था में अधिक अनुशासन होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के हाथ में, एक ही संस्था के हाथ में सारा जो नियंत्रण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि भारत के संदर्भ में कौन सा सही है, उत्तर चुने। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है, समाजवाद से बंधा हुआ है। तो इसमें देखिए ध्यान से पढ़िए, भारत इनमें से क्या नहीं है, वो एक बिंदु निकाल दीजिए, या ये आपको पता हो कि इनमें से कौन कौन से बिंदु भारत के संदर्भ में सही है। तो अब भारत का संविधान जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा होता है कि भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ये क्या है? एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ये ऑप्शन में है। इसमें देखिए बी ऑप्शन में एक है और ऑप्शन ए में भी एक है। फिर देखिए दूसरे ऑप्शन में कि यहाँ प्रतिनिधि लोकतंत्र है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र में विधायक सांसद चुने जाते हैं। विधायक और सांसद चुने जाते हैं जो वहाँ के मतलब वहाँ के निर्वाचन क्षेत्र के, वहाँ की जनता के क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं। भारत के लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग नहीं लेती है, वह अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में या लोकतंत्र में भागीदारी करती है। तो जब जनता प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी न करके प्रतिनिधियों के माध्यम से भागीदारी करती है तो वहाँ प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही है। तो 1 और 2 सही हैं। तो 1 और 2 दोनों में सही है। अब देखिए एक लोकतांत्रिक समाज है। अब एक लोकतांत्रिक समाज है, इसका क्या मायने है? और समाजवाद से बंधा हुआ है। तो भारत समाजवाद से बंधा हुआ है क्योंकि जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये आता है कि हम एक समाजवादी प्रभुता संपन्न गणराज्य हैं। तो ये इसमें से तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। हम एक लोकतांत्रिक समाज नहीं हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं।
समाज में और देश में अंतर होता है। तो यहाँ बिंदु को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। लोकतांत्रिक समाज शब्द लिखा हुआ है, तो लोकतांत्रिक समाज शब्द यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। बाकी भारत की ये चारों विशेषताएं संविधान के हिसाब से सही है। तो 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, मनरेगा एक कार्य उन्मुखी परियोजना है जो पूरे देश में कार्यान्वित हो रही है। यह परियोजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो मनरेगा एक कार्य उन्मुखी परियोजना है जो पूरे देश में कार्यान्वित हो रही है। यह परियोजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। कथन इसमें कारण आपको बताने हैं। तो इसमें देखिए, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। यह परियोजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित नहीं की जा रही है, यह केंद्र सरकार की योजना है। जो मनरेगा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा जो है वो नरेगा, देखिए पहले ये नरेगा था, बाद में ये एमजी नरेगा हुआ, तो उसी को नरेगा को मनरेगा कहा गया। तो नरेगा जब आया तो 2005 में संसद में पारित हुआ और 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ हुआ। तो जो नरेगा है वो कब प्रारंभ हुआ? तो 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ हुआ और बाद में इसको 2 अक्टूबर 2008 को एमजी नरेगा कर दिया गया। इसका नाम बदल के एमजी नरेगा कर दिया गया। ठीक है, तो यह योजना शुरुआती दौर में देश के 200 जिलों में और दूसरे चरण में 130 जिलों अर्थात कुल 330 जिलों में, ठीक है, कुल 330 जिलों में चल रही थी। अब 1 अप्रैल 2008 से सभी जिलों में लागू कर दी गई। 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में लागू कर दी गई। अब यहाँ देखिए, इस प्रश्न को पढ़ने के बाद व्याख्या में कितने प्रश्न बन सकते हैं। अब अलग से क्वेश्चन पूछेगा कि नरेगा देश के सभी जिलों में कब लागू की गई? तो 1 अप्रैल 2008। नरेगा की शुरुआत कब की गई? तो 2 फरवरी 2006। अधिनियम 2005, अधिनियम 2005 है और यह 2006 2 फरवरी को लागू हुई और पूरे देश में सभी जिलों में 1 अप्रैल 2008 से लागू हुई और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। भारत निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है? भारत में वो कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक काली मिर्च का उत्पादन करता है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो प्रश्न काल में जब ये प्रश्न आया था, चूंकि ये 2008 का पेपर है, तो उस समय केरल में था। लेकिन वर्तमान में जो नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड के आंकड़े आए 2017-18 के अनुसार, वो कर्नाटक राज्य है। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड के NHB के जो आंकड़े आए 2017-18 में, उसमें काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन करता कर्नाटक है। काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन करता कर्नाटक है। तो ये ध्यान में रखिए कि केरल नहीं है, अब कर्नाटक हो गया है काली मिर्च के उत्पादन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, कूट वाला फिर प्रश्न आ गया आपके सामने। इससे पहले पहला प्रश्न कूट का था, ये 8वां नंबर भी कूट का प्रश्न है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ रचयिता है। अब ये प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से है। ये प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से आया हुआ है, क्योंकि उस समय जो पुस्तकें चर्चा में थी वो आपको मिलान करनी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है, देख लीजिए एक बार। पुस्तकें जो आपके एग्जाम में पूछेगा तो वो प्रेजेंट से, जो पुस्तकें प्रेजेंट में प्रकाशित हो रहे हैं उनका पूछेगा, तो इसलिए इसको ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपका है, भारत के निम्नलिखित 4 राज्य अधिकतम नगरीय जनसंख्या रखने वाले स्थान पर हैं।
निम्न आरोही क्रम में उनका कौन एक सही अनुक्रम है? भारत के निम्नलिखित 4 राज्य अधिकतम नगरीय जनसंख्या रखने वाले हैं और आरोही क्रम में उनका कौन एक सही अनुक्रम है? तो ये देखिए, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ है? तो वो पश्चिम बंगाल में है, फिर तमिलनाडु में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। ये ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन डी सही है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जनसंख्या का जो नगरीय जनसंख्या है उसका आरोही क्रम ये ऑप्शन डी है। व्याख्या भी देख लीजिए। ये व्याख्या दिया हुआ है कि पश्चिम बंगाल में नगरीय जनसंख्या कितनी है। ये 2011 के आंकड़े के अनुसार है। तो चूंकि इसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र दिया हुआ है, जनसंख्या के आधार पे दिया है, न कि शहरीकरण के आधार पे। तो ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अब पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले हैं, उनका अवरोही क्रम में बताना है। तो इसमें देखिए कोई भी ऑप्शन मिल नहीं रहा है, क्योंकि इसमें जो क्रम होगा अवरोही क्रम वो इलाहाबाद, आजमगढ़, कानपुर नगर और जौनपुर होगा। तो इलाहाबाद, आजमगढ़, कानपुर नगर किसी में ये क्रम नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये प्रश्न की सेटिंग गलत है। बाकी जो इसका अगर क्रम पूछेगा तो आपको ध्यान में रखना है कि इलाहाबाद, आजमगढ़, कानपुर और जौनपुर, ये प्रश्न में जो विकल्प दिए हैं उसके अनुसार ये क्रम बनेगा। ठीक है, चलिए 10 प्रश्न है और नेक्स्ट 10 प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अब कोशिश ये की जाएगी कि आपको जो प्रश्न हल कराए जाएं वो विषयवार हों। अगर इतिहास का प्रश्न है, हिस्ट्री का प्रश्न है तो हिस्ट्री के ही 10 प्रश्न हों। अगर पॉलिटी का प्रश्न है तो वो पॉलिटी के ही 10 प्रश्न हों। अगर इकोनॉमी के प्रश्न हैं तो इकोनॉमी के ही 10 प्रश्न हो। इस तरह से इसमें आपको भी आसानी रहेगी और उसमें हम लोग व्याख्या भी आसानी से कर लेंगे। नहीं तो इसमें क्या है कि कभी इकोनॉमिक्स का प्रश्न आ रहा है, कभी पॉलिटी का आ रहा है, तो क्रम टूट जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। आगे से कोशिश यही होगी कि क्रमवार वीडियो लेकर आएंगे। ऐसा विश्वास है कि ये वीडियो जीआईसी के बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। तब तक के लिए आप स्टडी करिए, पढ़ते रहिए और स्टडी विथ रोहित ओझा, स्टडी विथ रोहित इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसमें आपको इस प्रकार की वीडियो समय समय पे मिलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार,